आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देखिए, क्लास 10th का जो हिंदी है इसका 5 मॉडल सेट जारी हुआ है और आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और जो हमारा बाद बाकी मॉडल सेट बच जाता है इसका भी सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देखिए, हमारे जो और सब्जेक्ट है जैसे कि आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें जो भी आपका मॉडल सेट है हर एक मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका हिंदी है यहाँ पर कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपका हो जाएगा 40 नंबर का। अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सामान्य निर्देश में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मॉडल सेट 1 में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ट्रिकी कंसेप्ट से यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला जो है हमारे पास क्या है, पैसेज है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पहले आप स्टॉप करिए, फिर आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस में। और देखिए, जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जो भी आंसर है आपका इसी पैसेज में छिपा हुआ है, केवल आपको पढ़ना है और समझना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि हम किसके ऋणी हैं, मातृभूमि के, स्वयं के, धन के या फिर धर्म के। तो जाहिर सी बात है हम लोग किसके ऋणी है, अपने देश के, अपने मातृभूमि के ऋणी है। देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि देश प्रेम स्वाभाविक है, हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। बात समझ में आया? यानी हमारा जो देश है, हमारा जो मातृभूमि है, इसके हम लोग क्या है, ऋणी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की, ठीक है, गंदे हो जाते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरकर उठकर बड़े होते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। बात क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, दान से मिले अन्न से, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, विकल्प ए एवं डी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले तो आप थोड़ा सा पैसेज को देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्या है कि धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। किनके अन्न से? तो धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, अपने रीति रिवाज की निंदा करें? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी आदमी जो होगा अपने रीति रिवाज का निंदा नहीं करेगा, बदनाम नहीं करेगा। अपने मन का कार्य करें, ये भी तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हम ऋण लें, यानी कि लोन लें, ठीक है, किसी से कर्जा लें, तो ये भी तो होगा नहीं। सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, तो ये होगा सही आंसर। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आप खुद देख लीजिए इसका जो सही आंसर है कहां पर है। आप यहां पर पढ़िए, हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? आपको आंसर मिल रहा है? तो मैंने तो आपको बताया ना कि आप अगर पैसेज को पढ़ेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि देश प्रेम क्या है। ऑप्शन ए क्या है कि देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान, ठीक है। ये बात रहा एक, आगे पढ़ लेते हैं कि देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना। ये तो गलत बात है ना। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं जो हमारा प्राण है उसी देश के लिए निछावर है, ठीक है। जो भी है देश के लिए है। बात समझ में आया? अगर हमें देश अगर कुछ देता है तो जाहिर सी बात है देश को भी तो हमें कुछ देना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा बात नहीं है, बोला कि देश जो भी देगा हम ले लेंगे और बदले में देश को कुछ भी नहीं देंगे। फिर क्या है कि शांतिपूर्वक आराम करना, ये भी तो गलत बात है। मतलब बिना फोकट का घर में हम लोग थोड़े ना बैठे रह सकते हैं शांति से। केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना, ये भी तो नहीं होगा। केवल अपने बारे में थोड़े ना सोच सकते हैं। देश प्रेम का मतलब ही होता है कि हम लोग कंप्लीटली देश के बारे में सोचेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, यानी कि देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान। ठीक है, ये बात होगा इसका। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या है, यहां पर फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है। यहां पर क्या है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्लियर है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। पहले आप यहां से लेकर यहां तक पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करिए, पहले पैसेज को पढ़िए, फिर आप आगे बढ़िए। देखिए बहुत ही अच्छा है। क्या है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जो चींटी है दीवार पर चढ़ती है और 100 बार फिसलती है। बात समझ में आ रहा है? तो बस यहाँ पर इस पैसेज आप इसको पढ़िए, फिर चलिए आगे बढ़ते और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। किससे डरकर नौका पार नहीं होता? अभी मैंने आपको बताया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्लियर है? नन्ही चींटी दाना लेकर कहां चढ़ती है? तो दीवारों पर चढ़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? बात समझ लीजिए, आप अगर देखेंगे पैसेज को देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहस भरता है। ठीक है, 8 का सही आंसर हो जाएगा साहस। आप देख लीजिए। ठीक है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा गोताखोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप देख लीजिए पैसेज में पहले आइए, कहां पर आपको सिंधु मिलेगा। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। देख लीजिए मिल रहा है ना, हर एक चीज मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, कैसे लोगों की हार नहीं होती? मैंने आपको पहले ही बताया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अब जो 11 यहां से स्टार्ट होने वाला है हमारा, ये हमारा व्याकरण पोर्शन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप ट्रिक को जान गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर एक क्वेश्चन को बना देंगे। देखिए आपको कैसे पता करना है कि कौन वाला अकर्मक होगा और कौन वाला सकर्मक होगा। इसका एक ही ट्रिक है कि आपको क्या करना है कि क्या लगाकर या फिर किसे लगाकर, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जो हमारा क्रियापद होगा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर हमको आंसर मिल जाएगा, अगर आंसर मिल जाता है तो वो जो होगा क्या होगा? सकर्मक होगा। क्या होगा? सकर्मक होगा। देख लीजिए, आप समझिए बात को। यहां पर क्वेश्चन जो 11 है क्या है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए यहां पर अकर्मक पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ना, वही हमारा होता है क्रियापद। और जैसे आप सभी को पता हो कि क्रिया जो होता है क्या होता है? जैसे गाना, खाना, हंसना, दौड़ना, ठीक है, खेलना, लास्ट में आपको ना मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे गाती है, गाती आपका कहाँ से आया? गाना से आया है। पढ़ता है तो कहाँ से आया है? पढ़ना से आया है। पी रही है यानी कि पीना से आया है। सो रहा है यानी कि सोना से आया है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब हमारा क्रियापद है। तो यहाँ पर गाती है क्रियापद है, यहाँ पर पढ़ता है क्रियापद है, यहाँ पर पी रही है क्रियापद है, और यहाँ पर सो रहा है क्रियापद है। बात समझ में आ गया? अब आप क्वेश्चन करना स्टार्टिंग करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करते हैं। क्या गाती है? तो आपको आंसर मिल रहा है कि गाना गाती है। क्या गाती है? तो गाना गाती है। मतलब ये जो है ये तो हमारा सकर्मक है। इसको देखिए, पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। यहां से भी आपको उत्तर मिल रहा है, मतलब ये भी हमारा सकर्मक है। क्या है यहाँ पर? देखिए पी रही है, मतलब क्या पी रही है? क्या पी रही है? तो आपको उत्तर मिलेगा कि चाय पी रही है। मतलब ये भी आपका सकर्मक है, ये भी आपका सकर्मक है, और ये भी आपका सकर्मक है। तो अकर्मक आपका कौन वाला हो जाएगा? मोहन सो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप बोलेंगे कि सर आप इसको भी थोड़ा सा चेक करके बता दीजिए। तो देखिए अगर आप इस पर क्वेश्चन करेंगे कि क्या सो रहा है, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। क्या सो रहा है आपको उत्तर मिला, आप बोलेंगे सर मोहन, उत्तर मिल रहा है। ऐसा नहीं है ना बाबू। देखिए क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, इस पे हमको उत्तर नहीं मिलेगा, यहां से हमको उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हम लोग बोलेंगे कि कौन सो रहा है, तब आप बोलेंगे कि मोहन सो रहा है। बात क्लियर है? कौन सो रहा है तब बोलेंगे मोहन सो रहा है। लेकिन हमें कौन से तो प्रश्न नहीं करना है, या तो हमें क्या से करना है या फिर हमें किसे से करना है। तो क्या और किसे दोनों से करने से हमें तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो जो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 11 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहन सो रहा है। ये जो है क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अब यहां पर सकर्मक क्रिया आपको बताना है। तो देखिए क्या रोता है, उत्तर नहीं मिला, मतलब ये अकर्मक है।
कौन रोता है तब बोलेंगे बच्चा, क्या रोता में आंसर नहीं मिल रहा है। क्या हंसता है, मिला नहीं मिला। कौन हंसता है तब बोलेंगे लड़का, तो ये भी हमारा आकर्मक हो गया। क्या उड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। कौन उड़ रहे हैं तब बोलेंगे पक्षी, तो यहां पर भी हमें आंसर नहीं मिल रहा, मतलब ये भी आकर्मक है। अगर इसका बात करें क्या खाती है, तो बोलेंगे सर खाना खाती है, तो उत्तर तो मिला ना, जब उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, मतलब ये रहा हमारा सकर्मक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि जलज का अनेकार्थी नहीं है। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, नहीं बोला है, मतलब जलज का कौन वाला आपका अनेकार्थी नहीं होगा। तो देखिए जो कमल है ये जलज का अनेकार्थी है, मोती भी जलज का अनेकार्थी शब्द है, और मछली भी जलज का अनेकार्थी शब्द है। ये जो बादल है ये जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं समास। आप पढ़े भी होंगे कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो इनका जो मेल होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं समास बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो ये जो प्रतिदिन है ये हमारा कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो है ना सर ये हमारा अव्ययी भाव समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कि नीला है जो कंठ, जिसको हम लोग बोलते हैं नीलकंठ, किस समास का विग्रह है। ठीक है, किस समास का विग्रह है, तो ये है हमारा कर्मधारय समास का ये समास विग्रह है। देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक नया अर्थ मिलता है। जैसे अगर हम लोग नीलकंठ बोलेंगे ना, तो यहाँ पर नीलकंठ से शिव जी का बोध होता है, तो हमें नया अर्थ मिल रहा है। और जब भी नया अर्थ का बोध होता है तो वह जो होता है हमारा कर्मधारय समास होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ये वाक्य का कौन सा भेद है। देखिए जब भी आपका जब और तब रहे ना, तो ये हमारा हमेशा होगा मिश्र वाक्य। क्या होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। बात क्लियर है, जब तब रहने से क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य होता है। जब कर्ता के ऊपर हम लोग मतलब ज्यादा फोकस करेंगे, इसके काम के ऊपर अगर प्रधानता देंगे तो कर्ता सही तो आपका कर्तृवाच्य हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्तृवाच्य। 19 नंबर देखिए कि बालक चांद, यहाँ पर एक खाली स्थान है, देख रहा है, क्या भरना है, क्यों भरना है, कैसे भरना है या फिर की ओर भरना है। देखिए प्रश्न चिन्ह तो है नहीं, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर एक मतलब आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए ना कि आप हर एक चीज को भरते जाइए, जिसमें आपको सटीक आंसर मिलेगा वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि बालक चांद की ओर देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है। देखिए यहाँ से आपको एक आंसर मिल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर क्या, क्यों, कैसे, इसमें तो प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, जबकि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आपका है भी नहीं। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अथवा। ठीक है, अथवा इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द कौन वाला है, तो अथवा जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय का एक शब्द है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे पास। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये भी हमारा एक पैसेज का है, लेकिन ये किताब के पैसेज का है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको पढ़िए कि उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगा में नाहिन मन अनुरागी। जो भी ये आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है ना, ये जो है ये हमारा पद का है, ये हमारा किसका है, पद का है। और इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है सूरदास। लेखक का नाम क्या है, सूरदास है। मतलब कवि का जो नाम है क्या है, सूरदास है। तो 21 का देखिए क्वेश्चन क्या है कि इस पद के रचयिता कौन है, तो बताना है आपको, तो बता देंगे सूरदास, कोई दिक्कत नहीं है। गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी, तो गोपियां जो है किसके अनन्य भक्त है, तो कृष्ण के अनन्य भक्त है, मतलब कृष्ण से बेइंतहा प्रेम करते हैं। पुरैनी पात का क्या अर्थ है, तो पुरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो देखिए गोपियों ने उद्धव का जो व्यवहार है, इनके व्यवहार का जो तुलना क्या है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी आपका जो है ये किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है देखिए क्वेश्चन कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं। तो देखिए फागुन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। फागुन में क्या होता है, फागुन महीना में क्या होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, एक्चुअल में बोलेंगे तो वसंत ऋतु में, जिसको हम लोग वसंत ऋतु बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। आपको कवि का नाम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, इन्होंने उत्साह और अट नहीं रही दोनों कविता को लिखे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दों में भी जान डाल सकती है, माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की या फिर दादाजी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नन्हे शिशु की। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। तो ये जो फसल है ये सूर्य की किरणों का रूपांतरण है, ठीक है, यानी सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप है। बात क्लियर है, तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहां से हमारा जो क्वेश्चन होता है ये हमारा फिर से किताब का पैसेज आ जाता है, तो आपको यहां पर पढ़ना है पहले पैसेज को, या फिर आप जानते भी होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो गा रहे थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भगत जी का बेटा कैसा था, चालाक था, ईमानदार था, चतुर था या फिर सुस्त और बोदासा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुस्त और बोदासा था। देखिए बोदा मतलब होता है कम बुद्धि वाला, ठीक है, बोदा मतलब क्या होता है, कम बुद्धि वाला होता है। तो ये जो भगत जी का जो बेटा था ना ये अक्सर बीमार भी रहा करते थे। ठीक है, आगे देखिए अगला जो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आने वाला है क्या है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 कि भगत जी की पतोहू कैसी थी, सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका या फिर असंवेदनशील। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भगत जी की जो पतोहू थी ना, मतलब जो उनके बेटा का जो पत्नी थी कैसी थी, तो सुभग और सुशील थी। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 32 कि बोदा का क्या अर्थ है। तो देखिए बोदा का मतलब होता है कम बुद्धि वाला। अभी मैंने आपको बताया जो भगत जी का जो बेटा था ना वो बोदासा था, मतलब कम बुद्धि वाला था। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका यहाँ पर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि नेताजी का चश्मा पाट में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था, मोटा और बातूनी व्यक्ति था, तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो जो नेताजी का जो चश्मा इसमें जो पान वाला है ना ये कैसा व्यक्ति है, तो मोटा भी है, हंसमुख भी है और खुशमिजाज वाला व्यक्ति था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको शायद 33 बताया, हाँ ये रहा हमारा 33। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी, तो संगमरमर पत्थर की बनी थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, तो कैप्टन जो थे वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलते रहता था, और जो कैप्टन था एक लंगड़ा आदमी था। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश ने इस पाठ को लिखा है, इस कहानी को लिखा है। बहुत ही अच्छा कहानी है, आप इसको पढ़ लीजिए। आगे देखिए अब यहां से जो हमारे स्टार्ट हो जाता है, फिर से यहां पर आपको और एक पैसेज मिलेगा जो आपका पतला वाला हिंदी है, तो पतला वाला हिंदी का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब मिलेगा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट एक्चुअल में है ये माता का अंचल का है, माता का अंचल। ठीक है, माता का अंचल पाठ का ये हमारा है। बात समझ में आ रहा है, माता का जो अंचल है आप शायद पढ़े भी होंगे। देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये जो माता का जो अंचल है, तो माता का अंचल का ये हमारा पार्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो माता का अंचल से लिया गया है। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि लेखक क्या खेलते थे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, मतलब क्या खेलते हैं, तो नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाटक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 39 कि इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। तो यहां पर कौन से मेले का चर्चा हुआ है, तो ददरी का मेला का यहां पर चर्चा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रहरी किसे कहते हैं, तो देखिए जो अरहर का जो दाल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रहरी। और यहां पर मैंने आपको मॉडल सेट 1 का जितना भी क्वेश्चन था यानी कि 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।